आज जो मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, फोर्सेस ऑन द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ऑफ एन इंजन नेग्लेक्टिंग वेट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, पिस्टन हो गया आपका, कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंक हो गया, इनकी वजह से आपके कौन कौन से फोर्सेस डेवलप होंगे और इन फोर्सेस का आपका क्या इफेक्ट होगा। इससे पहले कि मैं फोर्स एनालिसिस स्टार्ट करूं, उससे पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन पर एक्सीलरेशन कितना होता है। ओके, उसके लिए मैं आपको एनालिटिकल मेथड डिस्कस करूंगा कि एनालिटिकल मेथड से आप एक्सीलरेशन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के केस में और रेसिप्रोकेटिंग इंजन के केस में। ये आप ऑलरेडी मैकेनिज्म पढ़ चुके हो। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में हमारी, जिसमें ओ और ए आपकी क्रैंक है, ए और पी हमारी कनेक्टिंग रॉड है, और ओ और ए का जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा है, और कनेक्टिंग रॉड जो आपकी एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, एंगल हमारा फाई है। क्रैंक की लेंथ आपकी आर है और कनेक्टिंग रॉड की लेंथ हमारी एल है। जब भी यहाँ पर आपकी हॉरिजॉन्टल इंजन है तो दो पोजीशन है हमारी, एक इनर डेड सेंटर और दूसरा हमारा आउटर डेड सेंटर। अगर मैं बात करूँ कि जब आपका ए हमारा आईडीसी पर होगा, मीन्स इस पॉइंट पर होगा, उस समय पी हमारा कहाँ पर होगा, पी पॉइंट पर होगा। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर एट एंगल थीटा पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू अगर डिस्प्लेसमेंट अगर आप पिस्टन का फाइंड आउट कर लोगे तो उसके बाद आप उसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे, एल इज द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, आर इज द रेडियस ऑफ द क्रैंक, फाई इज द इंक्लिनेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड टू द हॉरिजॉन्टल, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द क्रैंक। यहाँ पर एक मैं एन टर्म ले रहा हूँ और एन इक्वल टू होगा हमारा लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड टू द रेडियस ऑफ द क्रैंक। ये हमेशा हम लोग यूज करेंगे आगे भी फॉर्मूलों में। जो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक की ओ पी डैश और पी की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, कितना होगा आपका ओ पी डैश माइनस ओ पी। ओ पी डैश माइनस ओ पी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। अब यहाँ पर ओ और पी डैश की जो आपकी डिस्टेंस होगी, ओ पी डैश की डिस्टेंस होगी, अगर मैं बात करूँ जब आपका ए पॉइंट यहाँ पर होगा, ओके, आईडीसी पर, ये मैं ले लेता हूँ आपका ए डैश और ये पॉइंट है हमारा ए डबल डैश। जब आपका ए पॉइंट ए डैश पर होगा, मैकेनिज्म पूरी आपकी स्टेट हो जाएगी। उस समय जो हमारी डिस्टेंस होगी वो आपकी इक्वल टू होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओ और पी डैश इक्वल टू होगा आपका एल प्लस आर के। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आपकी आर हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी एल हो जाएगी, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी एल प्लस आर। नेक्स्ट अगर मैं ओ पी की बात करूँ, ओ पी की, एल का जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एल कॉस पाई, आर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा आर कॉस पाई। आप यहाँ पर दो टर्म में इसको चेंज भी कर सकते हो। जो आपकी ओ पी की वैल्यू होगी उसको आप ओ क्यू कर लीजिए और क्यू और पी कर लीजिए। ओ और क्यू की वैल्यू जाएगी आपकी आर कॉस थीटा, और क्यू और पी की वैल्यू आएगी आपकी एल कॉस पाई। एल कॉस पाई एंड आर कॉस थीटा। नेक्स्ट मैंने यहाँ से इसको दोनों टर्म्स को अलग कर लिया है, तो ये बचेगा आपका आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एल 1 माइनस कॉस पाई। नेक्स्ट मैंने आपका आर का यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब भी आर का कॉमन लोगे तो आर बाहर आ जाएगा और ये बनेगा आपका एल बाई आर, और एल बाई आर में रिप्लेस करूँगा एन के टर्म में, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर एज्यूम किया है एन इक्वल टू एल बाई आर। ये हो जाएगा आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एन 1 माइनस कॉस फाई। ओके, अब अगर यहाँ पर बात करें जो आपकी ए और क्यू की डिस्टेंस है, ए क्यू की डिस्टेंस जो होगी हमारी, अगर हम बात करें तो ये होगी आर का ये जो कंपोनेंट होगा ए क्यू की टर्म में आर साइन थीटा, एंड एल का ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा आपका एल साइन फाई। मैं क्या करूँगा, ए और क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा एल साइन फाई इक्वल टू आर
साइन थीटा। मैं एल बाई आर की यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो ये एल बाई आर इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई साइन फाई, और एल बाई आर इक्वल टू कितना है हमारा एन के, सो एन इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई साइन फाई। मैं यहाँ से आपको साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। सो साइन फाई इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई एन, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हमेशा क्वेश्चन में वैल्यू मेंशन होती है वो हमेशा थीटा की मेंशन होती है, फाई की वैल्यू नहीं मेंशन होती। तो मैं जो हमारा इस डिस्प्लेसमेंट का जो भी आपका इक्वेशन है इसमें जो हमारा फाई है उसको मैं थीटा के टर्म में रिप्लेस करूँगा। सो मुझे जो वैल्यू चाहिए 1 माइनस कॉस फाई की वैल्यू चाहिए। सो हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, साइन फाई की वैल्यू मिल गई साइन थीटा डिवाइड बाई एन। सो यहाँ से आपका कॉस फाई इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का 1/2, या इसको कह सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। साइन फाई की वैल्यू हमारा साइन थीटा डिवाइड बाई एन, मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा साइन फाई को साइन थीटा डिवाइड बाई एन। सो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एन स्क्वायर का पावर 1/2। आपको क्या करना है, इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपांड करना है, और एक्सपांड करने के बाद इसका फर्स्ट टर्म कंसीडर करना है। तो जब भी इसको एक्सपांड करेंगे तो आएगा कॉस फाई इक्वल टू 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एन स्क्वायर। यहाँ पर बाकी टर्म्स हमें नेगलेक्ट कर देना है तो उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ से आपका 1 माइनस कॉस फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा, और ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 एन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 एन स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से आपका 1 माइनस कॉस फाई की वैल्यू मिल गई जो मुझे रिप्लेस करना था इसमें डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में। तो 1 माइनस कॉस फाई को रिप्लेस कर दूंगा थीटा के टर्म में। सो जब भी रिप्लेस करेंगे हम थीटा के टर्म में तो ये वैल्यू आएगी आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2n। अब सिंपल आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारा वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा, और जो वेलोसिटी आएगी उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारा एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर पहले तो थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट किया डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा इक्वल टू दिस वैल्यू आएगी जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, एंड वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू इक्वल टू कितना होगा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। इसको आप चेन रूल से लिख लीजिए, ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, और डी थीटा डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू होगा हमारा चेंज इन एंगुलर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा के। सो ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, और डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा आप ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो। तो ये वैल्यू जब भी आप पुट करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी आर इंटू ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2n। अगेन आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी वी बाई डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इतना आएगा साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा इन साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 थीटा इंटू 2, और नीचे भी 2 है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई एन। नेक्स्ट एक्सीलरेशन डी वी डिवाइड बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी टी चेन रूल से डी थीटा डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा, एंड डी वी डिवाइड बाई डी थीटा की वैल्यू आपको ऊपर से पुट कर देनी है जो आपने डिफ्रेंशिएट की थी। सो जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आती है वो होती है ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई एन, और यही वैल्यू हमें चाहिए, यही आपका इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा पिस्टन है उसका एक्सीलरेशन कितना होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आप कैसे फोर्स एनालिसिस करें। ओके, सो मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन पर जो आपका एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन वो कितना ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई एन, पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, अगर मैं इसका एज्यूम करता हूँ कि जो हमारा एम आर है वो है मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, मीन्स ये पिस्टन का मास होता है, मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। मैं 1 बाई 1 डिस्कस करूँगा और डायग्राम भी बताऊँगा आपको कैसे डायग्राम बनाना है। सो एम इक्वल टू मास ऑफ द एक्सीलरेटिंग पार्ट्स। सो अगर यहाँ पर आप एक्सीलरेटिंग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें जो कि इक्वल होती है हमेशा इनर्शिया फोर्स के, सो एफ आई जो होगा हमारा इक्वल टू होगा
मास इंटू एक्सीलरेशन mr मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन ऑफ द पिस्टन, सो इक्वल टू हो जाएगा आपका m ओमेगा स्क्वायर आर एम आर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई एन। अब देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जो आपका एफ पी है वो है नेट फोर्स ऑन द पिस्टन, पिस्टन पर आपका कितना फोर्स लग रहा है। ये हमारा एफ है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर वॉल। इसके बाद जब जो नेट फोर्स होगा वो आपका कनेक्टिंग रॉड पे आएगा, तो हमारा जो एफ सी है वो फोर्स एक्टिंग ऑन द कनेक्टिंग रॉड है। इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, जो आपका एफ सी फोर्स आ रहा है कनेक्टिंग रॉड पर, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है या दो कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ है। एक कंपोनेंट इस क्रैंक के परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एफ टी जो आप देख रहे हैं वो क्रैंक के परपेंडिकुलर है, और दूसरा कंपोनेंट इस क्रैंक के पैरेलल है। सो अगर मैं बात करूं तो एफ सी को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, एक क्रैंक के परपेंडिकुलर और दूसरा हमारा क्रैंक के पैरेलल कंपोनेंट। ये जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, यही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है उस पर टॉर्क जनरेट करने के लिए। इसी कंपोनेंट्स की वजह से आपकी क्रैंक रोटेट होती है। दूसरा, ये जो हमारा एफ बी कंपोनेंट है ये हमेशा किसके पैरेलल होता है, पैरेलल टू द जो हमारी क्रैंक है उसके पैरेलल है। तो जो भी हमारी क्रैंक जिस पर भी माउंटेड होगी उसकी जो भी आपके बेरिंग एलिमेंट होंगे उन पर थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, या हम इसको थ्रस्ट फोर्स ऑन द क्रैंक शाफ्ट बेरिंग भी बोलते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, बेरिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि ये जो हमारा फोर्स आ रहा है इस फोर्स को सस्टेन कर सके। सो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे कि जो हमारे फोर्सेस होंगे उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा। आपको पता है जब भी कोई भी हमारी बॉडी एक्सीलरेट होती है तो उस पर हमेशा एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया फोर्स, और जब तक वो बॉडी उस इनर्शिया फोर्स को ओवरकम नहीं करेगी तब तक वो बॉडी आपका मूव करना स्टार्ट नहीं करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपका जो भी इनर्शिया फोर्स डेवलप हो रहे हैं पहले हमें उसको ओवरकम करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ तो ये आपका पिस्टन है, ये हमारा सिलेंडर होगा, ठीक है। सिलेंडर तभी मूवमेंट करना स्टार्ट करता है जब इस पर गैसेस फोर्स एक्सर्ट करें, गैसेस फोर्स लगाएंगे आपकी सिलेंडर पर पिस्टन पर, तभी आपका पिस्टन मूव करेगा। दूसरा, पिस्टन का मूवमेंट तब तक नहीं होगा जब तक इस पर जो भी इनर्शिया फोर्स लग रहा है इसको ओवरकम ना करे। जो हमारा नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, हमारा इस पर जो हमारा फोर्स अप्लाइड है या गैसेस जो आपकी फोर्स लगा रही है पिस्टन पर माइनस इनर्शिया फोर्स। जो हमारा पिस्टन एफर्ट होता है वो होता है हमारा नेट फोर्स ऑन द piston along the line of stroke। नेट फोर्स ऑन द पिस्टन along द लाइन ऑफ स्ट्रोक। मैं यहाँ पर रिज्यूम करता हूँ, जो हमारा फोर्स अप्लाइड बाय द गैसेस है वो FL है, FL है, और फोर्स अप्लाइड बाय द जो हमारी इनर्शिया फोर्स है वो हमारा FI है। पिस्टन एफर्ट को मैं आपका FP से डिनोट करता हूँ, FP। तो FP इक्वल टू होगा हमारा FL फोर्स अप्लाइड बाय द गैसेस, ये होता है माइनस प्लस FI। अब यहाँ पर आपकी दो चीज़ें होती हैं, आपको पता है एक IDC होगा, दूसरा हमारा ODC होगा।
जब भी हमारा पिस्टन का मूवमेंट होगा इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर, उस समय तो हमारा क्या होगा, जो आपका इनर्शिया फोर्स होगा वो मोशन को अपोज करता है, तो उस समय हमें लेना है माइनस। सो माइ नेगेटिव साइन इज टेकन when piston moves IDC to ODC, and a positive sign is taken when piston moves ODC to IDC। ये बेसिकली गैस प्रेशर की वजह से होता है। सो जब भी हमारा पिस्टन IDC टू ODC मूव करेगा उस समय आपको नेगेटिव लेना है, और जब भी हमारा ODC टू IDC मूव करेगा तो पॉजिटिव लेना है। अगर यही आपका, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल इंजन के केस में, अगर हम वर्टिकल इंजन के केस में बात करें तो वर्टिकल इंजन में हमारे जो सेंटर है वो चेंज हो जाते हैं। उसमें आपका होता है टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। तो जब भी आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर से लेकर के बॉटम डेड सेंटर तक होगा उस समय आपको नेगेटिव लेना है, और इसके जब अपोजिट होगा तो उसके में आपको पॉजिटिव लेना है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें क्या करना है, FL की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मीन्स फोर्स एक्जर्टेड बाय द पिस्टन या फोर्स एक्जर्टेड बाय द गैसेस ऑन द पिस्टन, और इसकी जो वैल्यू होती है हमारी, मैं एनालिटिकल कुछ फॉर्मूले बताता हूँ जो हमें FL की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। FL इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई π/4 इंटू d²। सो अगर हम बात करें जो हमारा फोर्स होगा गैसेस के थ्रू कितना लगेगा पिस्टन पर, होगा FL इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई π/4 मल्टीप्लाइड बाई d², जहाँ पर P क्या है आपका प्रेशर ऑफ द स्टीम, और D क्या है आपका डायमीटर ऑफ द पिस्टन। सो ये हमारा एक फॉर्मूला है, और जो भी हम फॉर्मूले कैलकुलेट होते हैं वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पर कि क्वेश्चन में आपका किस टाइप की कंडीशन मेंशन है। सो अगर आपका प्रेशर मेंशन है, डायमीटर मेंशन है, तो आप इस फॉर्मूले से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टीम ऑन द पिस्टन। दूसरा, अगर आपका डबल एक्टिंग स्टीम इंजन है, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग इंजन, उस केस में जो हमारी FL की वैल्यू होती है वो होती P1A1 माइनस P2A2। ये आपका दोनों साइड का प्रेशर होता है, बैक साइड एंड कवर साइड का। सो P1 इज द, आप यह सिंपल कह सकते हो कि जो हमारा ये आपका P1 है वो है हमारा प्रेशर ऑन द बैक साइड ऑफ द पिस्टन, और जो हमारा P2 है वो प्रेशर ऑन द क्रैंक साइड ऑफ द पिस्टन। And in the same A1 A2 is the area of the back side and the crank side। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें कि अगर हमें स्मॉल a की भी कभी कभी वैल्यू दी होती है, और जो हमारा स्मॉल a होता है वो होता है हमारा पिस्टन रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन रॉड। तो उस केस में जो आपकी FL की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, और कितना होगा आपका P1A1 माइनस P2A1 माइनस A। जो आपका फॉर्मूला बेसिकली होता है वो ये अप्लाई होता है, क्योंकि एरिया तो आपका सेम रहेगा, जो हमारा पिस्टन होगा A1 ही रहेगा। अब ऐसा तो जनरली पॉसिबल नहीं होता कि दोनों साइड का एरिया आप डिफरेंट रखें। सो P1 इज द pressure at the back end, A1 is the area of the back end, and P2 is the
प्रेशर ऑन द क्रैंक साइड। एंड अगर बात करें तो क्रैंक साइड में ये यहाँ पर आप पिस्टन रॉड ले लीजिए। ओके, ये मेरे पास, और यहाँ पर आपकी इस तरीके से। सो यहाँ पर जो हमारा पिस्टन रॉड है इसका एरिया आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। टोटल तो हमारा क्या होना चाहिए, A1 होना चाहिए। सो जो A1 में से मैं इतना रिड्यूस कर दूंगा एरिया, सो बचेगा आपका A1 माइनस A मल्टीप्लाइड बाई द प्रेशर। तो सपोज दैट यहाँ का प्रेशर आपका P1 है, इस साइड का प्रेशर आपका P2 है, और इस साइड का एरिया हमारा A1 है। तो इस साइड का एरिया कितना बचेगा, A1 माइनस A। तो आप इसको ले लीजिए P1 A1 माइनस P2 A1 माइनस A। सो FL इक्वल टू P1 A1 माइनस P2 A1 माइनस A। तो इससे हमारा FL का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब हम FL कैलकुलेट कर लेंगे, इनर्शिया फोर्स आपको हमेशा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। जितना हमारा एक्सीलरेटिंग फोर्स होगा इक्विलिब्रियम पर, उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एक्सीलरेटिंग इनर्शिया फोर्स भी लगता है। सो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा MR ओमेगा स्क्वायर R cos थीटा cos 2 थीटा डिवाइड बाई n, इसी से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन दोनों को यूज करके आप पिस्टन एफर्ट कितना लग रहा है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।